Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. Today क्रैश कोर्स और रिवीजन के सीरीज में हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन, हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहले इस यूनिट को कुछ सब टॉपिक्स में बटा है, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम। लास्ट 10 ईयर्स में चाहे जेई हो चाहे नीट, अराउंड 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, उसमें भी अराउंड 9 क्वेश्चंस। देन फिर हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 26 क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। ओके, उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अराउंड 2 क्वेश्चंस, मींस इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अराउंड 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव जिसे कहते हैं, अराउंड 5 क्वेश्चंस। केपलर्स लॉ, केपलर के नियम, अराउंड 10 क्वेश्चन इन लास्ट 10 ईयर्स। आफ्टर दैट एस्केप वेलोसिटी, 15 क्वेश्चंस, प्लान वेग जिसे हिंदी में कहते हैं। एंड फाइनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह, 21 क्वेश्चन। यू कैन चेक, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इस यूनिट में आपको ध्यान रखना है, एक तो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर। इज इट ओके? कीपिंग योर माइंड। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से बात को स्टार्ट करते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के नियमों से। गुरुत्वाकर्षण के नियम, यूनिवर्स में कहीं भी दो पार्टिकल हमारे पास हो, टू पार्टिकल्स, m1 और m2 हमने कह दिया इनको, m1 एंड m2, कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ सेपरेशन पर है, जैसे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, r डिस्टेंस पर। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करने लगता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। एज फार एज दिस फोर्स इज कंसर्न, ये जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के मल्टीपल के, साथ ही साथ इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग मिला दें तो क्या आने वाला है हमारे पास में, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इज इट? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट हमारे पास में आ जाने वाला है, जिसे हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। g क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप याद रखें तो अच्छी बात होगी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और हमारा ये जो फॉर्मूला है दैट इज F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर बनकर आ जाता है। इज इट ओके? फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे। यही हमारा कहलाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। एक क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं अपन। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। टू आइडेंटिकल कॉपर स्फीयर, ईच ऑफ रेडियस आर, दोनों स्फीयर का रेडियस आर है हमारे पास, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, वो आर पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, ये हमको फाइंड आउट करने का है। ओके, अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है। आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हैं, एक समान। स्क्रीन पर देखिए, एक समान है तो एक हम कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट वाले का मास m है तो ऑफ कोर्स दूसरे का भी मास m ही होगा। चलिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं। क्या था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? F इक्वल टू जी m1 m2, दोनों m एक जैसे हैं तो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस सेपरेशन, r प्लस r कितना हो गया? 2r। तो आई कैन डू लाइक दिस, 2r का होल ऑफ स्क्वायर। इज इट ओके? अब
मास, क्या हमें मास क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है। तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ गिवन नहीं है यू कांट यूटिलाइज, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको यूज करना होगा मास को वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी को डी लिख दें अगर हम उसको, वॉल्यूम स्फेयर्स हैं, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब डी, ये मास हो गया। इनका स्क्वायर करेंगे हम, एम की जगह रखने जा रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब डी होल ऑफ स्क्वायर। नीचे हमारे पास में है 2r², तो 4r² बन गया। फिर क्वेश्चन में केवल डिपेंडेंसी पूछी है, प्रोपोर्शनलिटी पूछी है केवल। तो एक चीज हम देख सकते हैं, r की प्रोपोर्शनलिटी न्यूमरेटर में, अंश में r³ का स्क्वायर यानी कितना हो गया r6, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है r², तो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हैं r4। तो आपका आंसर क्या होगा कि f प्रोपोर्शनल टू r4। इज इट ओके? कैसे डील किया है? ऐसा नहीं है कि सीधा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। यहाँ आपको ये देखना होगा कि आर क्या चीज है। ठीक है, ये रेडियस है और हमने कैसे सॉल्व किया है इसको आपने गौर किया, फाइन। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यूनिट मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, यूनिट मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास, ध्यान रखना है आपने को। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, वो कहलाता है आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फाइन। यानी यूनिट मास पर, तो ई को क्या लिखने वाले हैं अपन? ई इज नथिंग बट F/m। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में लिखते हैं आप, यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल सिमिलरिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में भी, F। अब F क्या है? फोर्स है, G/m/r² होता है। माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर? अट्रैक्शन को। वेक्टर में बात कर रहे हैं तो अट्रैक्शन को, आकर्षण, आकर्षण को, राइट। आर कैप तो यूनिट वेक्टर है, ये बताता है कि डायरेक्शन हमेशा दोनों मासेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। एम से एम आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दिस इज फाइन। और आपका फॉर्मूला बन गया E इक्वल टू माइनस Gm/r² आर कैप। और इसके मैग्नीट्यूड की यदि अपन बात कर लें तो सिंपली ये Gm/r² हुआ। अगर आपको याद हो स्मॉल g की वैल्यू भी यही होती है। तो न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और g इक्वल होते हैं आपस में। इज इट ओके? एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस 3 kg ईच, अनंत संख्या में 3 kg द्रव्यमान कण एक्स एक्सिस पर रखे हुए हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन पे जो दिखा है आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये आपका ओरिजिन, और इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर सबसे पहले रखा है x = 1 पर, समवेयर मान लेते हैं x = 1 है, बाद में वैल्यू रखते हैं, स्मॉल m कह देते हैं एक बार अपन, ये 1 पर। देन 2 पर m ही रखा है, m की वैल्यू क्या है? हर एक m की 3 kg। फाइनली रख देंगे अपन वैल्यू एक जैसे हैं इसलिए। आफ्टर दैट 4 पर, समवेयर यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ भी m ही रखा है। लाइकवाइज फिर समवेयर 8 पर, मान लीजिए ये 8 का पॉइंट है, 8 मीटर वाला पॉइंट, यहाँ भी m रखा हुआ है। ओके, अब हमने क्या देखा था? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी, यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ एक बार यूनिट मास मान लीजिए आप, मान लीजिए 1 kg है। अब डायरेक्शंस देखिए आप लोग कि हर एक पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन, ये जो स्मॉल m है ये 1 kg को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा,
इस एरो के डायरेक्शन में जो मैंने दिखाया यहाँ पर। और क्या ये x इक्वल टू 2 पर रखा है उसका भी डायरेक्शन यही होगा, ये भी 1 kg को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एंड लाइकवाइज अगर हम कुछ और लेके चलना चाहें कोई दूसरा पार्टिकल, जैसे कि x इक्वल टू 4 पर m रखा हुआ है, क्या ये भी इसको इधर ही अट्रैक्ट नहीं करेगा? यस और नो? एंड लाइकवाइज x इक्वल टू 8 पर जो रखा है वो भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अगर आप इसको दिखाना चाहें। तो एक और एरो से एक अपन इसको दिखाते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं इसको, जिससे कि आप इसको रिप्रेजेंट कर पाए। ओरिजिन पे रखे हुए पार्टिकल को x इक्वल टू 8 पर रखा है, क्या उसका डायरेक्शन ये होगा? यस और नो? तो आप देखिए कि हर एक जो पार्टिकल है m स्मॉल m 3 kg वाला, वो 1 kg को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो सबका डायरेक्शन हो गया प्लस x डायरेक्शन के अंदर। तो डायरेक्शन को एक बार हम भूल जाते हैं और पूछते हैं अगर क्वेश्चन में, तो हम कह देंगे डायरेक्शन होगा अलोंग प्लस x एक्सिस। इज इट ओके? तो अब बारी है मैग्नीट्यूड फाइंड करने की। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? जी एम बाई आर स्क्वायर, सिंपली ये करना है हमको। आप देखिए जी कांस्टेंट है, कैपिटल जी, स्मॉल एम कांस्टेंट है, बस ये डिस्टेंस अलग अलग है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए चलो लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट की बात करते हैं, जी स्मॉल एम, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1, 1 का स्क्वायर करेंगे आर। लाइकवाइज आप सेकंड की बात करते हैं, जी स्मॉल एम, डिस्टेंस कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। लाइकवाइज जी एम, ओरिजिन से 4 का 4 हो गया, 4 स्क्वायर। लाइकवाइज जी एम एक्स इक्वल टू 8 के लिए 8 स्क्वायर हो गया। ये चलेगा अप टू इन्फिनाइट। फाइन, यहाँ से हम जी एम को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, 1 बचेगा सिंपली। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। 1/4 स्क्वायर कितना हो गया? 16। देन 1/8 स्क्वायर कितना हो गया? 64। इट इज गोज ऑन कंटिन्यूस अप टू इन्फिनिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब देखिए इस सीक्वेंस को ध्यान से, 1 में 1 का हम डिवाइड करें 1/4 में, तो कितना आने वाला है? 1/4 आएगा। अगर मैं ये डिवाइड करता हूँ तो भी 1/4 आएगा, ये डिवाइड करते हैं तो भी कितना आएगा? 1/4। तो सोच के बताओ ये प्रोग्रेशन कौन सा है? क्या जीपी हो गया? कौन सी जीपी है ये? इन्फिनाइट जीपी। इन्फिनाइट जीपी क्या सम कितना होता है? फॉर्मूला याद करके दिखाओ मेरे को। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इसको अपन, ए और 1 माइनस आर। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर का मतलब ये जो डिवाइड करने पे आ रहा है कॉमन रेशियोज। तो ये वैल्यूज अगर अपन रख लें, इसको आप चाहें तो यही सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा स्पेस बना लें। इसका सम जो ब्रैकेट में हमने लिखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट टर्म कितना है? 1। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है भाई? 1/4। ये कितना आएगा? 1/3/4। तो ये कितना आ गया? 4/3। तो इस ब्रैकेट का सम हो गया 4/3। तो चलिए फाइनली वैल्यू रख लेते हैं, जी एम मल्टीप्लाई बाई 4/3। हमारे सारे ऑप्शन जी की टर्म्स में हैं, तो हम जी की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। अगर सारा ही न्यूमेरिकल वैल्यूज में है तो जी की वैल्यू रख सकते हैं, याद रखने का है। स्मॉल एम कितना बताया था? 3। दिस इज 4/3। 3 यू कैन कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग आंसर इज 4g। यूनिट क्या होगा? एफ बाई एम, यानी न्यूटन पर केजी। इज इट ओके? क्लियर एवरीबॉडी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जब हम फ्री फॉल कराते हैं नीचे की तरफ, कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, वो उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने सेंटर की तरफ, बेसिकली सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ जितने भी एक्सेलरेशन से अट्रैक्ट करती है या खींचती है, उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। फाइन,
अब इस डायग्राम को गौर से देखिए। अर्थ हमने दिखाया है, मान लीजिए कैपिटल एम मास है उसका, एक छोटा पार्टिकल मेरे पास है स्मॉल एम मास का, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करने वाला है लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ओके, और अर्थ किसी भी पार्टिकल पे जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो उसका वेट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेट। हिंदी में क्या कहते हैं? भार। यानी F की वैल्यू किसके इक्वल होगा? mg के। तो F की वैल्यू mg रख दें, यहाँ से m कैन बी कैंसल आउट, तो g की वैल्यू क्या है? कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। आप देखिए क्या न्यूमेरिकली अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल फ्रंट डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है ये, यस और नो? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। एक प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, उसका मास डबल है दैट ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द प्लेनेट, mass of the planet is double, means twice that of the mass of the earth। एक बात, दोनों बातों को अलग अलग अपन डील करने जाएंगे, तो समझ लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट, सेपरेट कर लीजिए। एक इंफॉर्मेशन तो ये गिवन है हमें, दूसरी इंफॉर्मेशन, दूसरी बात दे रखी है कि दोनों की डेंसिटी इक्वल है। अच्छी बात है कि डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, रो से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप डी से भी कर सकते हैं, ये अर्थ के इक्वल है प्लैनेट का। एन ऑब्जेक्ट वेइंग डब्ल्यू ऑन द अर्थ, एक वस्तु आपके पास है अर्थ पर जिसका कि वजन, वेट, भार डब्ल्यू है, तो प्लेनेट पर उसका भार कितना होगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस अपन देख लें कि मास और जो डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये क्या इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा में हमें प्रोवाइड कर रहा है। मास डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कहेंगे, स्फीयर लेते हुए अपन, तो आप क्या कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, प्लेनेट का क्यूब मल्टीप्लाई विद द डेंसिटी। अब दोनों का डेंसिटी इक्वल है, अपन रो कहते हैं, लेट माना, फाइन। इसी तरीके से यहाँ पर ट्वाइस 4/3 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो। अब जो भी चीज़ें कैंसिल हो सकेंगी हम कैंसिल कर देंगे। एक तो आप देख सकते हैं 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, एज सच इज डेंसिटी इक्वल है इसलिए इट इज ऑल्सो कैंसिल आउट। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, प्लेनेट की रेडियस का क्यूब इक्वल टू ट्वाइस अर्थ की रेडियस का क्यूब, दोनों और क्यूब रूट ले लें अपन, तो यहाँ आया अपने पास आर पी, यहाँ क्या आया 2⁻⁴ और रेडियस ऑफ द अर्थ। तो एक रिलेशन अपने पास में यहाँ पर आ गया, राइट। अब अपन चलते हैं आगे, यहाँ वेट की बात हो रही है, व्हाट अबाउट द वेट, भार। डब्ल्यू से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो तो mg होता है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। किसी एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मास हमेशा हर जगह पर कांस्टेंट रहता है ऑब्जेक्ट का, राइट, केवल जी चेंज होगा। जी की बात करें अपन तो ये होता है 4/3 डेंसिटी के टर्म्स में पाई रो जी आर। तो हम देख सकते हैं अल्टीमेटली जो वेट होगा रेडियस पर डिपेंड करेगा प्लेनेट के। तो यहाँ पर बात हो रही है कि प्लेनेट पर वेट कितना होगा, तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, वेट ऑन द प्लेनेट, वेट ऑन द अर्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। अभी यहाँ पर एक रेशियो हमें गिवन है यहाँ पर कि रेडियस ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, ये रेशियो है कितना है 2⁻⁴, ये वैल्यू यहाँ रख दें अपन 2⁻⁴। तो इट कम्स आउट टू बी प्लेनेट पर ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा 2⁻⁴ WE, और ये हमको W दे रखा है, तो हमारा जो आंसर होगा 2⁻⁴ W, यानी अर्थ पर वेट का 2⁻⁴ टाइम्स होगा। इज इट ओके? फाइन। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन।
यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू किन किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, ये चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फाइन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, सरफेस से ऊंचाई। जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं, अर्थ से हाइट पर। तो कि ये कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखना है। अपन लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसे क्रैश कोर्स कहते हैं। कि हाइट पर जी एम बाई जो स्मॉल आर स्क्वायर कहते हैं, स्मॉल आर का मतलब हो गया आर प्लस एच। किस तरीके से हुआ ये भी अपन देख सकते हैं अगर अपन चाहें तो। कि एक प्लेनेट की बात करें अपन, ये प्लेनेट और इसका कुछ अपना रेडियस होगा, ये रेडियस आर कह दिया अपन ने। यहाँ कहीं बात करते हैं सपोज अपन इस पॉइंट पी पर, ये एच हाइट है, इसे हम आर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये दिस इज आर डिस्टेंस। तो आर की वैल्यू अनडाउटली कितना होगा, आर प्लस एच होगा ना। तो यही यहाँ पर रखा गया है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। लेकिन यदि ये एच नेग्लेजिबल हो, बहुत ज़्यादा हाइट पर आपने बात कर रहे हैं, अराउंड ये अर्थ की जो रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, उसका 5% 320 किलोमीटर। तो 320 किलोमीटर के आसपास तक यदि हम लोग बात करते हैं तो एक सिंपल फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जो जनरली हमारे काम में आता है, कि जी एच इक्वल टू जी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस एच ओवर आर। आर रेडियस है, एच हाइट है। लेकिन जब एच कम हो, जिसे हम नेग्लिजिबल कहते हैं, 5% तक, 320 किलोमीटर तक, अदरवाइज दिस इज द रियल फार्मूला, जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर। फाइन। सेकेंड फैक्टर पे आते हैं, डेप्थ पर, यानी गहराई। यानी सतह से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, ऐसे अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो उस केस में हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा अभी अभी जो हमने फॉर्मूला देखा बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मूला है और हर डेप्थ के लिए एप्लीकेबल है ये। जी डी इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर। फाइन। यहाँ मैंने रिमार्क में लिखा भी है, वैलिड फॉर एवरी डेप्थ, याद रखेंगे आप लोग। फिर अर्थ रोटेट भी करती है, उसकी अपना एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा, आपने एक्सेस किया अराउंड ओमेगा। तो ये आपको याद रखना है कि रोटेशन की वजह से जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैटिट्यूड कहते हैं इसको, अक्षांश कहते हैं, गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। फिलहाल आप रिजल्ट याद रखिए। पोल्स पे यदि आप लोग जाते हैं, यानी पोल्स के ऊपर, तो थोड़ा सा इस अक्षांश या लैटिट्यूड को मैं दिखाने की कोशिश करूँ। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, तो इक्वेटर से मेजरमेंट करते हैं, ये आपका लैम्डा होता है, लैम्डा, इट्स लैम्डा, राइट। तो ये पोल्स की पोजीशन है। तो यहाँ पोल्स पर यदि आप जाएंगे तो इस लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 0। हाँ या ना। अगर ये वैल्यू जो हम रख दें, यदि मैं लैम्डा की जगह 90 रखता हूँ तो cos 90 कितना होता है, 0। तो सारे फैक्टर को 0 कर देगा। तो पोल्स पर मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू। इक्वेटर पर बात करें, cos 0 कितना होता है, 1। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलती है हमको, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा था। फाइन। नेक्स्ट फैक्टर पे आइए। नेक्स्ट फैक्टर है मीडियम, माध्यम पर निर्भर करता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में ले गए तो वहाँ जी वो नहीं रहता, थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। आप याद रखिए रिजल्ट को, जी 1 माइनस सिग्मा और रो। कई जगह पर काम में आएगी वो बात। सिग्मा का मतलब है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जैसे मैंने कहा पानी की डेंसिटी हो जाएगी, राइट। और रो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु आप लेके गए हैं उसकी डेंसिटी है। ओके, फिर डेंसिटी पर बात कर लेते हैं अपन। डेंसिटी अर्थ की पूरे थ्रू आउट, अगर हम सेंटर से बात करें, सरफेस तक आए, तो एक जैसा नहीं है। और थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे कि डेंसिटी पर जो जी है वो ऐसे डिपेंड करता है, 4/3 पाई रो जी आर। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी का अपना फैक्टर इंपॉर्टेंस रखेगा।
जब अर्थ की थ्रू आउट डेंसिटी एक जैसी नहीं है तो अर्थ के अंदर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, राइट। तो थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं, डेंसिटी ऑफ अर्थ वेराइज लीनियरली, इट हैज बीन नोटिस्ड नियर इनर कोर, यानी अंदर वाले कोर पे। अर्थ को हम दो पार्ट से मिलके बना हुआ मान सकते हैं, ये हमारा अर्थ है दो पार्ट से, ये इनर अंदर वाला, ये आउटर कोर कह दिया हमने। तो अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, वो करीब डेंसिटी ऑफ मर्करी के इक्विवेलेंट है 13.6 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जी यहाँ पर ज़्यादा होगा इनर कोर में। आउटर कोर में डेंसिटी अप्रॉक्स 2.3 10³ kg पर मीटर क्यूब है, तो यहाँ थोड़ा सा कम होगा, तो आप देख सकते हैं जी आई मोर देन द जी नॉट होगा। इज इट ओके? फाइन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन ओमेगा गिवन है क्वेश्चन में हमें। एक ऑब्जेक्ट है, पहले तो स्प्रिंग बैलेंस से इक्वेटर पर यानी विषुवत रेखा पर वजन लिया जाता है उस वस्तु का, फिर पोल से h हाइट पर लिया जाता है और दोनों जगह एक जैसी रीडिंग आती है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, दोनों जगह बराबर रीडिंग आती है। बाहर की कहाँ कहाँ? पहले तो इक्वेटर पर, ई फॉर इक्वेटर कहते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर किसी हाइट पर, h कह दिया मैंने हाइट पर, राइट। तो वेट क्या होता है? mg, तो मुझे mg इक्वेटर पर और हाइट पर mg हाइट पर। तो यहाँ से m का तो कोई रोल रहेगा नहीं, m कैंसिल करके चले अपन, वैल्यू रखते हैं। इक्वेटर पर थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा था। h हाइट पर जब तक नहीं दे रखा तो आप इसको ऐसा लेके चल सकते हैं, जो फॉर्मूला अभी हमने बताया था 1 माइनस ट्वाइस h ओवर आर, राइट। ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन इसको, तो इस कम्स आउट टू बी g माइनस ट्वाइस h g डिवाइडेड बाई r, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ये g या तो सब्ट्रैक्ट कर दें या आप इसको ऐसा कैंसिल मान सकते हैं, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहा है ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू ट्वाइस h g बाई r, है ना। दो फैक्टर्स को एक साथ लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पर अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर h पूछा गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लें, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस h मल्टीप्लाई बाई g, तो h की वैल्यू हमें चाहिए बेसिकली, तो ये कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g, और ये अपना आंसर कहलाएगा। इज इट ओके? फाइन। अब डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी की सहायता से फिर हम डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक कंजर्वेटिव फील्ड संरक्षित क्षेत्र में डिफाइन होगी, जैसे कि गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कार्य ऊर्जा का रूप होता है। तो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन इज, पहले डेफिनेशन देख लें, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू कैरी ए टेस्ट मास एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक किसी टेस्ट मास को यदि हम लेकर आते हैं, जैसे इन्फिनिटी से, तो जितना भी हम वर्क करेंगे वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। फिलहाल डेफिनेशन को याद रखिए, इसको हम डेराइव कर सकते हैं, लेकिन एक क्रैश कोर्स या रिवीजन सीरीज है। फाइन। हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन, एक परीक्षण द्रव्यमान को गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय बल द्वारा ले जाने में किया गया नेगेटिव कार्य। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्चुअल बात है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। आंकिक रूप से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। फाइन, डेफिनेशन को फिलहाल आप याद रखिए। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हम देख लें। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर। डायग्राम को देखिए, m हमारे इस
ऑब्जेक्ट का, जो भी प्लेनेट वगैरह बात करते हैं अपन, मान लीजिए ये अर्थ, तो m मास है, और ये एक पार्टिकल हमारे पास है स्मॉल m मास का r डिस्टेंस पर। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r। फाइन। अब जैसा कि हमने कहा था, इसी से डिफाइन होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या गुरुत्वीय विभव। यूनिट मास के लिए बात कर ले, यदि हम स्मॉल m को यदि हम यूनिट मान लें यहाँ पर 1, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इकाई द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यदि मैं स्मॉल m का डिवाइड कर दूं तो फॉर्मूला ये बनता है हमारा v इक्वल टू यू बाई एम। m का डिवाइड हुआ तो क्या आया फॉर्मूला, -g कैपिटल M बाई r। सिंपल बात है, आपको इसी से ध्यान रखना है इसको। ऑलराइट, अब काम में आता है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करते हैं अपन ग्रेविटेशनल फील्ड में, गुरुत्वीय क्षेत्र में। एस का मतलब यहाँ सरफेस, सतह, और किसी पॉइंट पी तक, एस और पी तक हम किसी को लेके जा रहे हैं। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा, डेल्टा यू, यू एच माइनस यू एस, या वर्क डन पूछ सकते हैं तो डब्ल्यू कह देंगे अपन। फॉर्मूला याद रखना है आपको, एम जी एच, जी यहाँ पर है सरफेस पर वैल्यू, एम जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम में आएगा हमारे। फाइन। फिर आपको याद होगा, जनरली एच हाइट पर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो ये लेके चलते हैं, एम जी एच। ये कैसे? इसमें ऐसा होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं तो हमारे दिमाग में हम ये रखते हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, पृथ्वी के सापेक्ष। तो हम अर्थ के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लें। यहाँ यदि हम जीरो रखते हैं तो एच हाइट पर ध्यान दीजिएगा, जबकि एच हमारा नेग्लिजिबल हो, एच नेग्लिजिबल है ये, तो सिंपल क्या रह जाएगा, एम जी एच। तो हम इसीलिए किसी हाइट पर जल्दी से बोल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, एम जी एच। इज इट? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकें हम। A particle of mass 10 grams kept on the surface of uniform sphere of mass 100 kg। 100 kg का एक स्फीयर नजर आ रहा है डायग्राम में, रेडियस है 10 सेंटीमीटर्स का। Find the work to be done against the gravitational force between them to take the particle far away from the sphere। इस स्फीयर से बहुत दूर, फार अवे का मतलब हो गया इन्फिनिटी जैसा पॉइंट हमारा। इज इट ओके? इन्फिनिटी पर लेके जाना है हमें, ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो कितना वर्क करना होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि इट इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फार अवे, इन्फिनिटी पे लेके जाना है। कहाँ से लेके जाना है? सरफेस से लेके जाना है, राइट। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि आर की वैल्यू आपका इन्फिनाइट हो गया, इन्फिनाइट का डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाना है। फॉर्मूले पे आइए, माइनस जी एम जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। सरफेस पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस के इक्वल। यहाँ वैल्यूज रख लें अपन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिंपली क्या आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। वैल्यूज जी 6.67, 10⁻11। ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन है तो फिर हम ये वैल्यूज रखेंगे, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। तो जैसे फिलहाल यदि मेरे पास सारे के सारे ऑप्शंस कैपिटल जी की टर्म्स में है, तो उस केस में फिर हमको इसे रखने की जरूरत नहीं है, फाइन। और कैपिटल जी की टर्म्स में ही हम लोग आंसर कर लेंगे, राइट। ओके, तो जी की टर्म्स में हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये जी कैपिटल एम का मतलब कितना है भाई, इस स्फीयर का 100 kg, दिस इज 100 kg। स्मॉल एम कितना है, 10 ग्राम, 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, ओके। रेडियस कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻², ओके। तो देखिए ऊपर तो 1000 ये सब कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो नीड नॉट राइट, ये तो सब कैंसिल हो गया आपस में, राइट। ये 10⁻1 नीचे बचेगा तो ऊपर 10 जाएगा, और योर आंसर कम्स आउट टू बी 10 जी, ठीक है, जूल में। और इनकेस न्यूमेरिकल वैल्यू में है तो कोई इशू नहीं है, जी की वैल्यू रखिए 6.67, 10⁻11 होता है ना, एक 10 कम हो जाएगा तो -10 रह जाएगा, और इतना आंसर कहलाएगा। इतना वर्क करना पड़ेगा इस स्फीयर की सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
4 पार्टिकल्स डायग्राम में आपको दिखा रखे हैं, स्क्वायर बोला है और हर एक साइड इसका एल है, राइट, हर एक साइड एल है, स्क्वायर है इसलिए, जैसे कि ये दिखाया है यहाँ, और सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम सेंटर का डिस्टेंस के जो पार्टिकल से आर कह देते हैं। फॉर्मूला क्या था, माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला था। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 4 पार्टिकल है, तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आने वाली है माइनस जी, हर एक मास को एम बोला है, इट्स ओके, आर, आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी इसमें, डायगोनल की √12 होगी ना, और सेंटर की पोजीशन निकालना है, तो ये आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा L/√2, तो यहाँ हम L/√2 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया, तो √2 ऊपर जाएगा तो इतना आने वाला है जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एल। अब जब ये क्वेश्चन आया था, ये एक्चुअली आ चुका है एग्जाम में, तो ये इस फॉर्म में नहीं था, अभी डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। 4 का स्क्वायर करके मैं स्क्वायर रूट में ले जा सकता हूँ, 16 टू 32 हो जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी एम बाई एल, और इस फॉर्म के अंदर इसका आंसर दे रखा था, क्लियर है। तो ये आपको चेक कर लेना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करके और यहाँ तक आ गए देखा ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप देखेंगे क्या कोई पर्टिकुलर ऑप्शन में आप अपने आंसर को कन्वर्ट कर सकते हैं। केपलर्स लॉ पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इन्हीं से हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का ऑर्बिटिंग डिजाइन होता है। पहले ये हमारे जो नेचुरल प्लैनेट्स हैं उन्हीं के लिए दिए गए थे, 3 हैं। फर्स्ट है लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ ऑर्बिट जिसे हिंदी में कहते हैं कक्षा का नियम। क्या कहलाता है ये, कि कोई भी प्लैनेट हो, पी फॉर प्लैनेट, सन के राउंड सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। ध्यान रहे, ऑर्बिट कौन सा है, इलिप्टिकल, हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो पहला ये है आपका, ऑर्बिट के बारे में बताता है कि कोई भी हो, पहले 9 प्लैनेट्स कहते थे, अभी एक प्लूटो को हटा दिया तो 8 हो गए, तो जितने भी हैं उन सब का ऑर्बिट का शेप कैसा है, इलिप्टिकल। सेकंड पर आइए, लॉज ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। क्षेत्रफल का नियम क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, सूर्य को प्लैनेट से मिलाने वाली रेखा, सूर्य को प्लैनेट से मिलाने वाली रेखा। एक लाइन खींच के बताएं हम, ये जो लाइन है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। मतलब मान लीजिए ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, ओके, इतने ही टाइम इंटरवल, प्लैनेट तो रोटेट कर रहा है, मान लीजिए इसका किसी समय पोजीशन प्लैनेट का यहाँ आ गया, इतने ही टाइम इंटरवल में यदि हम इस एरिया को काउंट करें तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि ये दोनों जो एरियाज हैं ये इक्वल होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला एरिया फर्स्ट डेल्टा A1 कहा है हमने, और दूसरे इस एरिया को कहा है डेल्टा A2, ये दोनों इक्वल होते हैं अगर ये टाइम इंटरवल इक्वल हो। दिस इज द लॉज ऑफ एरिया, फाइन। थर्ड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड या पीरियड, आवर्त का नियम कहलाता है। क्या ये स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑर्बिट, इस पूरे ऑर्बिट को ये प्लेनेट जो एक राउंड ले रहा है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ठीक। सेमी मेजर एक्सिस, अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है उसे भी देख लीजिए आप, थोड़ा सा जगह बना दें, रब कर दें इन चीज़ों को, और इस डायग्राम में हम शो करने की कोशिश करें। सेमी मेजर एक्सिस, ये जो लाइन है आपका, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, ये मेजर एक्सिस, राइट। और
ये माइनर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस ये इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। फिलहाल यहाँ हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। तो थर्ड लॉ क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, कि मान लीजिए टी टाइम पीरियड है तो उसका स्क्वायर जो होता है इस ए क्यूब या आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ये थर्ड लॉ होता है। इट इज़ नॉट ओनली वैलिड फॉर द अर्थ, जितने भी प्लेनेट हैं नेचुरल सिस्टम में वो सब के सब फॉलो करते हैं, तो मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट। एस्केप वेलोसिटी यानी प्लान वेग की बात करते हैं। मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट so that it just escape the gravitational field of the earth। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको पार कर जाए कोई ऑब्जेक्ट, उसके लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत पड़ता है, वो कहलाता है एस्केप वेलोसिटी। मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड है और इसमें हमारा अर्थ है, ये अर्थ का पोजीशन है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड का पहुंच यहाँ तक है, यानी ये इनफाइनाइट कहलाएगा आपका। इस पर अपन एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कितना मिनिमम वेलोसिटी दें, मिनिमम, उसे एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, सच दैट इट विल पास थ्रू दिस, यहाँ पर पहुंच जाए, चाहे यहाँ जाकर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो ये गिवन वेलोसिटी आपका क्या कहलाता है फिर, एस्केप वेलोसिटी। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको, प्लान वेग। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिन पर अपन चर्चा कर लें। फर्स्ट, escape velocity at a distance r from the center of the planet। प्लेनेट के सेंटर से r डिस्टेंस पर, ग्रह के केंद्र से r दूरी पर प्लान वेग। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस gm बाई स्मॉल r डिस्टेंस पर बात हो रही है। और यदि यही हम सरफेस से बात करें तो स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख देंगे, gm को हम लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर। कैसे, स्मॉल g होता है gm बाई आर स्क्वायर, यहाँ से, और ये रिजल्ट आ जाएगा। अर्थ के केस में आप लोगों को आइडिया होगा कितना होता है, अप्रॉक्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी को ऊपर थ्रो करते हैं और जो गिवन वेलोसिटी है वो सपोज लेसर हो एस्केप वेलोसिटी से, तो फिर वो एस्केप तो नहीं करेगी ना, कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकती है उसका फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल आर डिवाइडेड बाई वी होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ स्मॉल वी है गिवन वेलोसिटी, स्मॉल वी क्या है यहाँ पर, गिवन वेलोसिटी जो आपने दी, वेलोसिटी वेग। और इट में हैपन कि आपकी जो गिवन वेलोसिटी है मोर देन एस्केप वेलोसिटी है, तो एस्केप कर जाएगी। अब बाहर जाते ही वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ बच गई, तो उस वेलोसिटी से वो दो प्लैनेट्स या दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाती है, और उसका रिजल्ट आपको याद रखना है, वी नॉट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर, वी फिर से गिवन वेलोसिटी है जो आपने दिया है, और वी क्या है, एस्केप वेलोसिटी, राइट। नेक्स्ट फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर जो वीआरएमएस है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तो वो ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो उस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाएगा, उस प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करेगा, हम एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर ड्यू टू दिस ओनली। ऐसे सैटर्न एंड जुपिटर, बृहस्पति और शनि ग्रह पर भी वायुमंडल है, ठीक है, और कंडीशन नहीं है रहने लायक, लेकिन एटमॉस्फेयर तो है। क्यों, क्योंकि वहाँ वीआरएमएस क्या है, लेसर है एस्केप वेलोसिटी से, जो भी गैसेस हैं उनके वर्ग माध्य मूल चाल कम है। फाइन, अगर ये ज्यादा हो गई तो कोई मॉलिक्यूल रुकेगा नहीं, कोई मॉलिक्यूल रुकेगा नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड में एस्केप कर जाएगा, तो ऑफ कोर्स अनडाउटली कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाएगा, नो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल नहीं पाया जाएगा, जैसे मून पे नहीं है, मार्स मंगल पे नहीं है। फिर ये कई बार पूछ लिया गया है कंडीशन फॉर ब्लैक होल, ब्लैक होल के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी प्लैनेट, किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट पर अगर एस्केप वेलोसिटी, ध्यान दीजिए सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी, यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी के साथ इक्विवेलेंट हो,
उसके आसपास हो, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 GM मार के, तो वो फिर आपका प्लेनेट क्या कहलाता है, वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, ब्लैक होल। क्या कहलाता है, ब्लैक होल। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है सरफेस ऑफ प्लेनेट से, जिसका रेडियस आर, विथ वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। अब ये गिवन वेलोसिटी बता रखी है आपको, ये जो गिवन वेलोसिटी भी है वो एस्केप वेलोसिटी की हाफ है, बाई 2। तो अब ये कितना मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा, तो ऐसे केस में आप पूरा डराइव नहीं करना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए इंपॉर्टेंट, जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं सब यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी देर पहले बताया था, दोबारा एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि एच क्या था, आर ओवर वी बाई वी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो इट इज वी डिवाइडेड बाई वी होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। इसमें वैल्यू रखते हैं अपन, आर की टर्म्स में आंसर चाहिए हमको। वी डिवाइडेड बाई वी कितना है, 2, दिस इज 2 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज आर 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, पढ़ लीजिए अच्छे से। ए पार्टिकल फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम इन्फिनिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज इट जस्ट टचेस द अर्थ सरफेस। आर्द्र ऊर्जा की पृथ्वी की तरफ अनंत से एक पार्टिकल गिर रहा है, जैसे ही सरफेस को टच करता है, सरफेस पे पहुंचता है, तो कितनी वेलोसिटी रिसीव करेगा, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो देखिए, हम कंसेप्चुअली बात कर लेते हैं। हमने पिछले एक यूनिट में डिस्कस किया था इस क्रैश कोर्स की सीरीज में, वर्क पावर एनर्जी में कंजर्वेशन लॉज में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, राइट। बेसिकली हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि ये एस्केप वेलोसिटी भी डराइव होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से, उसी से आता है। इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहा पार्टिकल, मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है इसका, और फाइनली पार्टिकल यहाँ आएगा जहाँ वेलोसिटी हमको चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र संरक्षित होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी आपकी इनिशियली और फाइनली इक्वल होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंस है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। इसमें दो चीजें होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। इनिशियली जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है, पार्टिकल फॉल्स, आप कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, छोड़ा जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका, शुरू में 0। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0। क्यों, फॉर्मूला क्या था, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। आर की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है भाई, 0। इज इट ओके, फाइन। अब सरफेस पे जब पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी रिसीव करेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइन। फाइनली सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर, आर की वैल्यू हो गया, राइट। वेलोसिटी चाहिए हमको, हाफ, लेफ्ट में ले जाते हैं इसको, वी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर, राइट। यहाँ से स्मॉल एम को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास वी स्क्वायर आ गया ट्वाइस जी कैपिटल एम ओवर आर, यानी वी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस जी एम डिवाइडेड बाई आर। वही एस्केप वेलोसिटी वाला, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं ट्वाइस जी आर। तो इतनी वेलोसिटी रिसीव करेगा पार्टिकल, क्लियर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। सैटेलाइट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों ओर रेगुलरली रोटेट करता रहे कॉन्स्टेंटली, तो उस ऑब्जेक्ट को हम सैटेलाइट कह देते हैं।
अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, तो मून अर्थ का सैटेलाइट कहलाएगा। सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती, तो अर्थ सन का सैटेलाइट कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का सैटेलाइट कहलाएगा। दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट। अब कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। जो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, जैसे मून है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट कोई अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। आर अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, आर इज ए रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इट्स ए रेडियस, उस कक्षा की त्रिज्या। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाई आर। ओके, अगर हम बात करते हैं अर्थ के आसपास, अर्थ के आसपास यदि बात करते हैं तो इन दैट केस ध्यान देने वाली बात है, आर का मतलब था क्या, आर प्लस एच। अगर ये एच आपका नेग्लिजिबल हो जाए तो स्मॉल आर की वैल्यू को क्या लेंगे आप, कैपिटल आर। तो उस केस में फॉर्मूला क्या रह जाएगा, वी नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर, और जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं जी। कैसे लिखते हैं ये बात कि जी एम को बस आप ये लिख लीजिए जी आर स्क्वायर, और पुट करके देखिए अपने आप से क्या ये रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। फाइन, नाउ कम टू द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। उपग्रह का आवर्तकाल, हमने केपलर्स लॉ पढ़े थे, उसमें थर्ड लॉ देखा था ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको हम डराइव कर सकते हैं, इस रिजल्ट से टाइम पीरियड दिए जाते हैं सैटेलाइट के, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नाउ टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट नियर बाय द अर्थ, अर्थ के आसपास होता है, तो फिर हम स्मॉल आर को तो आप ले लीजिए कैपिटल आर, और जी एम को जी आर स्क्वायर, और हमारे पास एक सिंपल रिजल्ट आ जाता है, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई जी। आप याद रखिए इसको। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है, कैपिटल आर कांस्टेंट है 6400 किलोमीटर, जी आप अप्रोक्सीमेटली 10 या 9.8 ले लीजिए, तो इतना आ जाता है। कई बार पूछा गया है, याद रखिए इस रिजल्ट को, कि हमारी अर्थ के आसपास जो सैटेलाइट रोटेट कर रहे हैं वो कितना टाइम लेते हैं, 84.6 मिनट, अराउंड होता है 1.4 आवर। कई कई बार आ चुका है क्वेश्चन, कीप इन माइंड, ध्यान रहे ये वाली बात। देन आफ्टर दैट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं। कंडीशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या आवश्यक शर्त है, सबसे पहले तो इसकी ऑर्बिट पे आइए। ऑर्बिट होता है इक्वेटोरियल प्लेन में, विषुवत रेखीय तल में, जो कि बड़ी रेडियस होती है पोलर के कंपेयर में। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट, ये कंडीशन ध्यान रखनी है। उसका स्पीड अराउंड होता है, ध्यान दीजिएगा, 3.1 किलोमीटर। और सेंटर से डिस्टेंस 42,400 किलोमीटर, सरफेस से हाइट 36,000 किलोमीटर। सैटेलाइट का जो टाइम होता है अर्थ का अपने एक्सिस पर जो रोटेशन होता है उसके इक्वल होता है 24 आवर। तो दीज आर द कंडीशन फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देखा हमने, यहाँ पर आर ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा, यू इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। फाइन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट हाफ एम वी स्क्वायर से हम डराइव कर सकते हैं, और v की वैल्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल रखिएगा, कोई खास बात नहीं है, थोड़ी देर पहले देखा अपने आर्टिकल्स में, हाफ एम वी स्क्वायर में, यू कैन फाइंड दिस। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, कुल ऊर्जा, इन दोनों को सम अप कर दें, ऐड कर दें, यू आर गेटिंग दिस माइनस जी कैपिटल एम बाई 2 आर। बाइंडिंग एनर्जी, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, कितनी ऊर्जा से बंधा हुआ है उतनी हम बाहर से दें तो डिसोसिएट हो जाता है, सिस्टम टूट जाता है, तो जितनी टोटल एनर्जी उतना ही बाहर से देना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू, वैसे याद रखें बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 आर। इट्स ओके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं सैटेलाइट पर, और आया हुआ क्वेश्चन है ये, और देखिए एग्जामिनर ने कितना दिमाग लगाकर डिजाइन किया है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सैटेलाइट से रिलेटेड सारी एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ ली गई है। क्या है, दो सैटेलाइट डायग्राम में आपको दिखाई दे रखे हैं, एग्जाम में डायग्राम नहीं गिवन था, हमने बनाया है, तो आप देख लीजिए। दोनों के मासेस डिफर है, एक इंपॉर्टेंट बात, पहले का मास दूसरे का 4 टाइम्स है, एक ही ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ। अब इससे रिलेटेड 4 बातें पूछी गई कि कौन सा सही है। फर्स्ट टाइम पीरियड से रिलेटेड है,
तो एक एक बात को हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए हमने बताया था थर्ड लॉ से करना है आपको। फॉर्मूले पे आइए, 4 पाई² आर क्यूब। इस सिस्टम में केवल सैटेलाइट की मास स्मॉल m डिफर है। अब इस फॉर्मूले में देखिए कहीं भी स्मॉल m का कोई रोल नहीं है, ठीक है, m पर डिपेंड ही नहीं कर रहा t, आई मीन टू से t इंडिपेंडेंट ऑफ m ऑफ द सैटेलाइट। तो इसका मतलब हो गया दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, इक्वल। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि t1 इक्वल टू 42, तो ये गलत हो गया। चलिए सेकंड पे आइए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। आप देख सकते हैं एम पर डिपेंड कर रहा है, मासेस दोनों का अलग अलग है, तो मास अलग अलग है यदि m1 इज नॉट इक्वल टू m2, जब ये इक्वल नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे इक्वल होगा, इट इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत है। फाइन, तो अब हम थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है अपने पास में, वेलोसिटी। याद कीजिए v नॉट स्क्वायर रूट ऑफ gm/r। क्या स्मॉल m कहीं आ रहा है, नहीं। तो ये ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है, कक्षीय वेग है, m पर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसका मतलब दोनों के दोनों सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। डज इट, होगा कि नहीं होगा, यस। थर्ड हमारा ऑप्शन है, ये सही हो गया, इसको हम चेक करेंगे फिर भी, फोर्थ को भी। फोर्थ क्या है भाई, आपका काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है ना, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, याद करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। यस, रिजल्ट्स को याद रखिए, हमने समराइज करके दे रखे हैं आपको, जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर 2r। तो आप देख सकते हैं एम पर डिपेंड कर रहा है भाई, एम और m2 दोनों इक्वल नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑफ कोर्स इक्वल नहीं होगी। यस और नो, गलत हो गया नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, थर्ड वन, कि इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल होगी। अब आप खुद से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारी सैटेलाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इज इट, नाउ इट्स क्लियर एवरीबॉडी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को रिवाइंड करना है, फिर जितने भी फॉर्मूलेज सारे हमने इसमें समराइज किए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ स्टेप्स बताया कैसे चलना है, उनका एक समरी बना के रखिए। कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे भी रखे हैं हमने, कुछ क्वेश्चन कराए हैं, उनके आंसर्स आप बिना देखे करने की कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। स्टे ट्यून विथ मी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बेल आइकन को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जल्दी से अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।